आज हम प्लेटो के साम्यवाद का अध्ययन करेंगे। हमने इससे पहले अंक में प्लेटो के साम्यवाद के अंतर्गत प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद की जो अवधारणा दी उसको पढ़ा, और आज हम इसके द्वितीय भाग में प्लेटो द्वारा साम्यवाद की प्राप्ति के लिए दी गई योजना, जिसे पत्नियों का साम्यवाद कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद की पूर्ति के लिए एक दूसरा साम्यवाद का सिद्धांत भी दिया, जिसे प्लेटो परिवार या पत्नियों का साम्यवाद कहते हैं। पूर्व में बताया जा चुका है कि प्लेटो एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने न्याय सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत और साम्यवादी सिद्धांतों को आवश्यक माना, जिन के आधार पर या जिनके द्वारा एक आदर्श राज्य को प्राप्त किया जा सकता है। उसी योजना में हम संपत्ति के साम्यवाद को पढ़ चुके हैं और अब परिवार के साम्यवाद का अध्ययन कर रहे हैं। प्लेटो कहते हैं कि संपत्ति मतलब अभिभावक वर्ग संपत्ति नहीं रखेगा, साथ ही वह परिवार भी नहीं रखेगा। प्लेटो की मान्यता है कि यदि अभिभावक वर्ग के पास निजी संपत्ति होगी तो डेफिनेटली उसमें वह परिवार के आकर्षण में बंधेगा, या उसके का निजी परिवार होगा तो डेफिनेटली परिवार के संचालन की निजी संपत्ति की आवश्यकता होगी, और ऐसा राजा स्वार्थ में फंस जाएगा और आदर्श राज्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। प्लेटो कहते हैं कि प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत पर आधारित एक आदर्श राज्य व्यवस्था की स्थापना के लिए संपत्ति के साम्यवाद के साथ ही परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था को भी अपनाया है। वस्तुतः परिवार के साम्यवाद की योजना उसके संपत्ति के साम्यवाद की योजना का ही तार्किक विस्तार है, क्योंकि जब अभिभावक वर्ग के पास निजी संपत्ति का अभाव होगा तो उसके आधार पर बनने वाले परिवार भी स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अर्थात जब व्यक्ति के पास निजी संपत्ति नहीं होगी तो डेफिनेटली उसके पास परिवार भी नहीं होगा। इन दोनों ही प्रकार की साम्यवादी योजनाओं का उद्देश्य अभिभावक वर्ग को ऐसा स्वस्थ भौतिक वातावरण देना है जो उन्हें नैतिक पतन से बचाते हुए निरंतर अपने कर्तव्यों में व्यस्त रखे। अतः उद्देश्य की दृष्टि से साम्यवाद के ये दोनों प्रकार एक दूसरे के अनुपूरक हैं। अब प्लेटो बताता है कि अभिभावक वर्ग की स्त्रियों एवं पुरुषों का कोई निजी परिवार नहीं होगा। अर्थात सैनिक वर्ग और शासक वर्ग की, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, वो अपना निजी परिवार नहीं रखेंगे। दूसरा, अभिभावक वर्ग को अस्थायी विवाह करने की अनुमति होगी। यहाँ प्लेटो ने ये बताने का प्रयास किया कि अभिभावक वर्ग स्थायी विवाह संबंध में नहीं बंधेंगे, अस्थायी विवाह संबंध में बंधेंगे। मतलब वो संतान उत्पत्ति के लिए विवाह संबंध में बंधेंगे और संतान पैदा होने के बाद उनका विवाह विच्छेद हो जाएगा। तीसरा, राज्य अभिभावक वर्ग की स्त्रियों व पुरुषों की आयु व स्वभाव को ध्यान में रखकर उनके बीच अस्थायी विवाह संबंध स्थापित करेगा।
मतलब यहाँ प्लेटो ने समझाने का प्रयास किया है कि समान उम्र की स्त्री और पुरुष अभिभावक वर्ग की अस्थायी विवाह करेंगे और इस प्रकार जो अस्थायी विवाह से उत्पन्न संतान होगी उन संतानों के जन्म के साथ ही उन्हें राज्य ले लेगा। मतलब उन्हें माँ बाप के पास नहीं छोड़ा जाएगा, उन्हें उनसे माँ बाप उनके मतलब उनसे राज्य ले लेगा और राज्य ही उनकी लालन पालन करेगा। और यह प्रक्रिया इस प्रकार की जाएगी कि ताकि स्त्री पुरुष दोनों ही वो अपने बच्चे को नहीं पहचान सकें। इस स्थिति में समस्त अभिभावक वर्ग की स्त्री व पुरुष उनके माँ बाप होंगे। बड़ी अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया है कि अभिभावक वर्ग के स्त्री और पुरुष अस्थायी विवाह संबंध में बनेंगे। इस विवाह संबंध से जो उनकी संतान होगी उनको राज्य ले लेगा, उनके पास नहीं छोड़ेगा और संतान होने के साथ ही दोनों का विवाह विच्छेद हो जाएगा। अर्थात अभिभावक वर्ग के स्त्री पुरुष अपने बच्चे को नहीं पहचान सकेंगे क्योंकि राज्य उनका लालन पालन करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर बच्चे को पहचान लिया जाएगा माँ बाप के द्वारा तो उनमें निजी स्वार्थ आ जाएगा, बच्चे के एक परिवार बन जाएगा। तो प्लेटो ने इस योजना को इस तरीके से दिया है कि वो अस्थायी विवाह संबंध करेंगे और जैसे बच्चा होगा उसको राज्य ले लेगा और उनका विवाह विच्छेद कर दिया जाएगा। परिवार के साम्यवाद का आधार। प्लेटो चाहता है कि स्त्रियां भी पुरुषों के शासन में स्त्रियां भी पुरुषों के समान शासन में और रक्षा कार्य में भाग लें। जो अभिभावक वर्ग की स्त्रियां हैं वो भी पुरुषों के समान शासन कार्य में और सैनिक कार्य में भाग लें। दूसरा, जब अभिभावक वर्ग के स्थायी परिवार होते हैं तो वो अनुचित नीतियों का पालन करते हैं क्योंकि विवाह संबंध स्थायी होने पर परिवार स्थायी हो जाते हैं और परिवार जैसी व्यक्ति का परिवार हो जाता है वो उसकी पूर्ति के लिए उसमें तेरी मेरी की भावना या स्वार्थ की भावना आ जाती है। क्योंकि प्लेटो अपने अभिभावक वर्ग को बिल्कुल निजी संपत्ति और निजी परिवार से इसलिए वंचित रखता है ताकि वो अपने कार्य को अच्छे ढंग से करें और राज्य की पूरी सेवा करें, तभी आदर्श राज्य की प्राप्ति हो सकती है। तीसरा, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य के लिए श्रेष्ठ नागरिकों की ज़रूरत होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि राज्य में श्रेष्ठ संतान जन्म लें। प्लेटो ने परिवार के साम्यवाद को इसलिए भी आवश्यक बनाया कि एक अच्छे राज्य के लिए, एक आदर्श राज्य के लिए श्रेष्ठ नागरिकों का होना जरूरी है। तो ऐसे श्रेष्ठ संतानें समान उम्र के जो स्त्री पुरुष हैं वो विवाह बंधन में अस्थायी रूप से बनते हैं। उनकी परिवार अर्थात अच्छे गुणों वाले स्त्री पुरुषों की संतानें भी अच्छी होंगी, तो इसलिए वो अपनी परिवार के साम्यवाद का समर्थन करते हैं। अब है परिवार के साम्यवाद का उद्देश्य। पहला, स्त्रियों की मुक्ति और राज्य का लाभ। प्लेटो का मत था कि योग्यता व क्षमता की दृष्टि से स्त्रियों सभी पुरुषों से समान होती हैं, किंतु तत्कालीन एथेंस में स्त्रियां घर की चार दीवारी में बंद थीं और उनकी उपलब्धि केवल संतान के पालन पोषण तक सीमित थी। प्लेटो परिवार की साम्यवादी योजना के द्वारा स्त्रियों को परंपरागत जीवन प्रणाली से स्वतंत्र देखना चाहता था और उन्हें पुरुषों के समान राजनीति में सक्रिय देखना चाहता था। उसका मत था कि इससे राज्य को भी स्त्रियों की सेवा का लाभ मिलेगा।
दूसरा उद्देश्य श्रेष्ठ नागरिकों की प्राप्ति। प्लेटो आनुवांशिक आधार पर यह मत प्रकट करता है कि श्रेष्ठ माता पिता की संतान भी श्रेष्ठ होती है। परिवार के साम्यवाद की योजना के अनुसार राज्य स्वास्थ्य व गुण की दृष्टि से अभिभावक वर्ग की श्रेष्ठ स्त्रियों व पुरुषों के जोड़े बनाएगा और उनके अस्थायी विवाह संबंध से श्रेष्ठ संतति प्राप्त करेगा जो श्रेष्ठ नागरिक बनने की क्षमता रखेगी। तीसरा, अभिभावक वर्ग की क्षमता में वृद्धि। परिवार के साम्यवाद की योजना अभिभावक वर्ग को परिवार की दैनिक आवश्यकताओं की चिंता से मुक्त रखती है और वे परिवार के कुप्रभावों से भी मुक्त रहते हैं। चौथा, जनसंख्या का संतुलन। परिवार के साम्यवाद की योजना का एक प्रमुख उद्देश्य आदर्श नगर राज्य की जनसंख्या को आदर्श सीमा में बनाए रखना है। अगला, संपत्ति के साम्यवाद की पूर्ति। जैसा हमने पहले बताया था कि प्लेटो ने अपनी साम्यवादी योजना के अंतर्गत संपत्ति का साम्यवाद और परिवार का साम्यवाद, ये दो साम्यवादी योजनाएं दी हैं। दोनों योजनाएं एक दूसरे की पूरक हैं, अर्थात संपत्ति के साम्यवाद के बिना परिवार का साम्यवाद संभव नहीं और परिवार के साम्यवाद के बिना संपत्ति का साम्यवाद संभव नहीं है। अगला, राज्य की एकता की प्राप्ति। परिवार के साम्यवाद की योजना लागू होने पर अभिभावक वर्ग के सभी पुरुषों व स्त्रियों में पति पत्नी का संबंध होगा। उनकी संतानें सभी की संतानें होंगी और इस प्रकार समस्त अभिभावक वर्ग एक बड़े व उदार परिवार का रूप धारण कर लेगा। इससे अभिभावक वर्ग के विचारों एवं आचरण में विरोध उत्पन्न नहीं होगा और राज्य की एकता मजबूत होगी। इसके बाद हम संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना का अध्ययन करते हैं कि हमें प्लेटो के साम्यवाद, संपत्ति के साम्यवाद या परिवार के साम्यवाद में क्या कमियां नज़र आती हैं। तो हम परिवार का साम्यवाद का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ हम परिवार के साम्यवाद की आलोचना स्वरूप जो कमियां नज़र आई हैं उनमें सबसे पहले कमियां नज़र आती है कि स्त्री व पुरुष की समानता भ्रमपूर्ण। प्लेटो का परिवार का साम्यवाद इस भ्रमपूर्ण धारणा पर खड़ा है कि स्त्रियां केवल लिंग की दृष्टि से पुरुषों से भिन्न होती हैं, अन्यथा स्त्रियां सभी प्रकार से पुरुषों के समान होती हैं। किंतु उसकी यह मान्यता सामान्य अनुभव के विरुद्ध है। प्राय देखा जाता है कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में अधिक उद्यमी, उत्साही एवं उदार होते हैं और प्राय स्त्रियां भी पुरुषों से अधिक कोमल, दयालु तथा संवेदनशील होती हैं। दूसरी आलोचना की गई है कि पशु जगत के नियम मान्य नहीं। जैसा प्लेटो ने बताया कि अभिभावक वर्ग की स्त्री पुरुष अस्थायी विवाह संबंध में बंधेंगे और एक श्रेष्ठ संतति को जन्म देंगे, ऐसे उदाहरण इतिहास में कहीं दिखाई नहीं देते, ये केवल पशु जगत में ही दिखाई देते हैं। तीसरा, न्याय सिद्धांत के विरुद्ध। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वाभाविक गुण के अनुसार आचरण करना चाहिए, तात्पर्य अपने आत्मा के गुण के अनुसार कार्य करना चाहिए। किंतु प्लेटो का परिवार का साम्यवाद इस सिद्धांत का उल्लंघन करता है। स्त्रियों के लिए स्वाभाविक गुण बच्चों का लालन पालन है और इसमें उन्हें सहज कुशलता भी प्राप्त हो सकती है, किंतु प्लेटो परिवार के साम्यवाद के सिद्धांत को लागू करके अभिभावक वर्ग की स्त्रियों को इस स्वाभाविक कर्म से वंचित रखता है। चौथा, श्रेष्ठ संतति की गारंटी नहीं। प्लेटो ने श्रेष्ठ स्त्री पुरुषों के जोड़ों की व्यवस्था करके
आनुवांशिकता के तत्व को पर्याप्त महत्व दिया है, किंतु यह अभिभावक वर्ग की संतानों को उचित वातावरण नहीं दे सकता है। वस्तुतः प्लेटो की परिवार की साम्यवादी योजना में ऐसा वातावरण दिया जाना भी संभव नहीं है। सार्वजनिक शिशु गृहों में राजकीय कर्मचारियों की देखरेख में पले बच्चों का उचित भावनात्मक व नैतिक विकास संभव नहीं है, और जब उनका नैतिक विकास संभव नहीं है तो श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति भी संभव नहीं है। अगला है परिवार का अंत अनुचित। प्लेटो परिवार के महत्व को समझने में असमर्थ रहा है। परिवार का अंत करना मानव समाज के लिए अहितकर होगा, क्योंकि उनके शिष्य अरस्तु ने आगे कहा था कि जब हम अरस्तु का अध्ययन करेंगे तो अरस्तु की एक कोटेशन है कि जो व्यक्ति परिवार में या समाज में नहीं रहता है वो या तो देवता है या पशु के समान है। तो परिवार जैसी संस्था का अंत नहीं हो सकता। अगला है योजना के असफल होने की संभावना। प्लेटो की योजना इस विश्वास पर आधारित है कि माँ बाप एवं संतति एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे और इसलिए पक्षपात का जन्म नहीं होगा, किंतु मानव स्वभाव ही ऐसा है कि माँ बाप तथा संतति में यह जिज्ञासा हमेशा ही रहेगी कि वे एक दूसरे की पहचान करें। आकृति एवं अन्य उपायों के द्वारा परस्पर ऐसी पहचान करना असंभव भी नहीं है, किंतु ऐसा होने पर प्लेटो के परिवार की साम्यवाद की संपूर्ण योजना ही असफल हो जाएगी। ये हमने प्लेटो के परिवार की साम्यवादी योजनाओं के उद्देश्य, विशेषताएं और आलोचनाएं पढ़ी, और अब अंत में प्लेटो के इस साम्यवादी योजना के निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि प्लेटो ने साम्यवाद के जिन दो रूपों का उल्लेख किया है वह अपनी प्रकृति से ही नकारात्मक हैं। इसकी साम्यवादी व्यवस्था का उद्देश्य अभिभावक वर्ग के नैतिक विकास के मार्ग की बाधाओं को हटाना है। ग्रीन के अनुसार प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य नैतिक मानव जीवन के मार्ग की बाधाओं अथवा मानव मस्तिष्क के ऊर्ध्वगामी विकास के मार्ग की बाधाओं को दूर करना है। संपत्ति के साम्यवाद के समर्थन में उसका यह तर्क एकदम उचित है कि आदर्श शासन अथवा स्वच्छ शासन के लिए जरूरी है कि राजनीतिक शक्ति तथा धन की शक्ति का पृथक्करण किया जाए, किंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह सिद्धांत अव्यावहारिक है, इसलिए इसे आज तक लागू नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद।